ध्यान दो, पेज नंबर 60, साइज डिस्पेरिटी पे आ जाओ। हमने टाइम डिस्पेरिटी और लाइफ डिस्पेरिटी वाले टॉपिक पे बात कर ली थी। साइज डिस्पेरिटी वाला टॉपिक बीच में पेंडिंग था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है, जो छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी है पैकअप करते हैं। साइज डिस्पेरिटी वाले में जो एग्जांपल दे रखा है ना, उसी से रिलेट करा देता हूँ क्या बोले। देखो, दो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे दे रखे हैं, प्रोजेक्ट ए और बी। इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट जो है वो अलग अलग है, इसी वजह से उसका नाम दिया हुआ है साइज डिस्पेरिटी, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो ना, वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में वेरिएशन है, इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है, उसके बेसिस पे बोला। अब नेट कैश इनफ्लोज आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, उसमें डिस्काउंटिंग एंड ऑल कर रखा है जो भी है। तो नेट कैश इनफ्लोज जो बोले हुए हैं, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ कैश इनफ्लो बोला है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए में एक अमाउंट दे रखा है 62,50,000, और प्रोजेक्ट बी में आप देखोगे तो 91,50,000 वैसे बोला हुआ है। अब इसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है, या साइज की जो डिस्पेरिटी है उसको हटा के फिर डिसीजन मेकिंग कैसे करें, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। जैसे बाकी दो कंसेप्ट में भी हमने देखा था कैलकुलेशन करके, वैसे यहाँ पे भी देखना है। अब जो अप्रोच इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया ना, दैट इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। वैसे ही हम देखेंगे, हमने इस टाइप के सम्स पे पहले बात की थी, जहाँ दो मशीन में से एक सिलेक्ट करनी थी, तो हम क्या कर रहे थे, जो मशीन ज़्यादा सस्ती है उसको बेस बना लेंगे, क्योंकि पहले तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम ही करने की ट्राई करेंगे। वहाँ से अगर हम महंगी वाली मशीन पे शिफ्ट करते हैं तो कितना वेरिएशन आता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो देखो, जो प्रोजेक्ट ए है उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 50 लाख रुपीज़ बोला। अब प्रोजेक्ट बी पे अगर आप शिफ्ट करते हो, सपोज 50 के बदले 75 लाख वाली मशीन पे, तो आज के आज आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जाएगा बाई 25 लाख रुपीज़। तो वो इंक्रीमेंटल अमाउंट को ही वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऐसे करके बोल देते हैं 25 लाख। अब ये 25 लाख जो है ना, दिस इज ऑलरेडी एट प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं। ये तो आज की वैल्यू है ना, आज के 50 लाख, आज के 75 लाख, तो 25 लाख रुपीज़ तो आज की वैल्यू पे ही है। उसके साथ साथ जो नेट कैश इनफ्लोज की बात हो रही है, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी पे शिफ्ट करोगे तो आपके कैश इनफ्लोज कितने अमाउंट से बढ़ रहे हैं वो देख लो, 62,50,000 और 91,50,000 इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज। ठीक है, 29 लाख बोला हुआ है। दिस इज इंक्रीमेंटल कैश फ्लो अगर आप प्रोजेक्ट ए से बी पे शिफ्ट करते हो। अब इसके बेस पे डायरेक्टली कंपैरिजन करना हो तो अगेन कुछ और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो समझो। ये 25 लाख तो प्रेजेंट वैल्यू पे है, आज की वैल्यू, लेकिन ये जो अमाउंट है कैश फ्लोज, ये कैश फ्लोज यूजुअली अपने क्या अज्यूम करते हैं, साल के स्टार्टिंग में आते हैं या एंड में आते हैं, एंड में आते हैं ना। तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे तो है नहीं, ये तो एक साल बाद की वैल्यू होगी, ऐसा मान सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है 29 लाख, अगर आपको इससे कंपेयर करना है तो पहले इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा और आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10% पर एनम। तो इस अमाउंट को अपने अगर डिस्काउंट कर दे 1 + i⁻1 वाले फॉर्मूला से, तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो ए के बदले बी पे हम शिफ्ट करके 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके सामने जो रिटर्न आ रहा है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में या कम है। तो इसको डिस्काउंट करके देखो, 29 लाख डिवाइड बाई 1.1 कितना हो रहा है। एक साल से ही करना है, क्योंकि ईयर एंड पे आया, ईयर स्टार्टिंग में आया, उस सेंस में। ठीक है, सही। तो 25 लाख से ज्यादा ही आ रहा है ना प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो अगर आप प्रोजेक्ट ए के बदले प्रोजेक्ट बी पे जा रहे हो, 25 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो रिटर्न मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में वो इससे ज्यादा है, और जो डिफरेंस का अमाउंट है आपका वो सरप्लस है। तो इन शॉर्ट, ये वाले प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट बी में जाना फेवरेबल है, कोई नुकसान नहीं। यही अगर अमाउंट 25 लाख से छोटा आया होता तो हम इन्वेस्ट नहीं करते, फिर प्रोजेक्ट ए बेटर था। ठीक है, क्लियर। तो ये साइज डिस्पेरिटी कैसे काम करती है पता चल गया। तो टाइम, साइज और लाइफ, तीनों पॉइंट्स के ऊपर अपन ने बात कर ली। इसके साथ अपना डिस्पेरिटी वाला जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। साइज डिस्पेरिटी का मीनिंग क्या है कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो ना, वो दो प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट है, और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इतना ईजी नहीं हो पा रहा है। तो दोनों को सेम लेवल पे लाके फिर कंपेयर करना पड़ेगा, वो इस तरीके से इंक्रीमेंटल अप्रोच से हो सकता है। नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। देखो, टॉपिक है पेज नंबर 73 पे, सिमुलेशन करके बोला हुआ है, सिमुलेशन फॉर रिस्क इवैल्यूएशन। ये सिमुलेशन वाला टॉपिक अपने पढ़ने वाले नहीं है, इन्होंने थियरी में दे दिया है, एक्चुअली में देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सिमुलेशन के जो सम्स है वो बहुत लेंदी सम्स होते हैं, और उसके लिए कोई एग्जाम्पल डेटा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सिमुलेशन इज अ टेक्निक जिसके थ्रू अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रिस्क का एनालिसिस कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग में काम आता है। बट क्योंकि यहाँ कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं, और वो करवाने जाऊंगा तो इस पैटर्न के हिसाब से कोई सेंस नहीं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक काम का नहीं है।
अगर आप उसको कट भी कर दोगे चलेगा, उसको पढ़ना नहीं। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी नीड नहीं है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देख लो 74 पे थियोरेटिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो बता देता हूँ आपको। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अंडर अनसर्टेनिटी, इसमें आप देखो कुछ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क के बारे में बोला है। स्टैंड अलोन रिस्क, फर्म रिस्क, मार्केट और सिस्टमैटिक रिस्क वैसे बोला हुआ है। स्टैंड अलोन रिस्क का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली असेस कर रहे हो कि उस प्रोजेक्ट में खुद इंटरनली कितना रिस्क है, उसकी वजह से उसके ऊपर बात हो रही है, बाकी किसी से रिलेट करके या रिलेटिवली अपने कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, दैट इज स्टैंड अलोन रिस्क। कॉर्पोरेट या विद इन द फर्म रिस्क जो है ये पूरी फर्म का ओवरऑल रिस्क फैक्टर हो गया। एक फर्म, एक एंटिटी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, वो लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हर प्रोजेक्ट का, हर बिजनेस का जो रिस्क फैक्टर है वो डिफरेंट होता है। तो ओवरऑल अगर पूरी फर्म का हम एवरेज देख लेंगे कितना रिस्क क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स कंबाइंड, तो उसको अपने फर्म रिस्क बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ थियरी एमसीक्यू में आ सकता है, कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें यूज नहीं होने वाली। और तीसरा जो पॉइंट है उसको बोलेंगे मार्केट रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क। अगर आपने बीटा के बारे में कुछ पढ़ा हो, ध्यान में है बीटा, बाकी के टॉपिक्स में कवर हुआ कहीं पे, ठीक है, तो वो जो बीटा फैक्टर के बारे में आप पढ़ रहे, दैट इज द रिस्क फैक्टर, उसको सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क बोलते हैं। और किसी भी वैल्यू या किसी स्टॉक का बीटा फैक्टर जो है वो आपको बताता है कि अगर मार्केट में 1% चेंज हुआ तो फिर हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू में कितना चेंज हो, दैट इज बीटा। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो बोलते हैं कि स्टॉक ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज अगर मार्केट में 10% चेंज आता है और बीटा 1.1 है तो आपकी सिक्योरिटी की प्राइस में 11% चेंज आएगा, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये बीटा 1 या 1 से कम हो तो मार्केट के चेंज के हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो में जो वैल्यू चेंज होगी वो उससे कम होगी, तो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो जो म्यूचुअल फंड्स में और ये सब में आप देखते हो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो का ना एवरेज बीटा नियर टू 1 रखने की कोशिश की जाती है, और स्टॉक्स वैसे ही सिलेक्ट किए जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो उसका जो कॉम्बो बनाया जाता है, तो बीटा फैक्टर पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि बीटा एवरेज 1 से ज़्यादा हो। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते देखते हैं पोर्टफोलियो में, अगर मार्केट ऐसे 2-3% गिर गया ना तो आपका पोर्टफोलियो एक साथ 3% डाउन नहीं होता है, उससे कम ही होता है। तो उसका रीजन क्या है कि बीटा फैक्टर 1 से नीचे रखते हैं, जिस वजह से जो रिस्क है, मार्केट का रिस्क या जो है सिस्टम का रिस्क, वो रिस्क आपके ऊपर मिनिमम रहता है। और यही अगर आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक या ऐसा कुछ सिलेक्ट कर लो, मार्केट 5% डाउन है, आपका शेयर 20% डाउन, तो बीटा या जो रिस्क फैक्टर है बहुत हाई हो गया। तो ये फैक्टर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तो 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो टॉपिक्स दे रखे हैं नीचे उसकी जस्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर रिस्क एनालिसिस। इसमें से काफ़ी सारी अपन ने डिस्कस कर लिए और 1-2 अपने स्किप करने वाले हैं क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में कुछ ज़्यादा ही जा रही है। देखो प्रोबेबिलिटी को असाइन करना वो हमने देख लिया था और डिसीजन ट्री में भी देख रहे थे। एक्सपेक्टेड एनपीवी हमने कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। इसके बाद के 2 जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स वाले मेथड्स हैं, लेकिन अगेन वो लेंदी सम्स है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, टेबल में से उसकी वैल्यू एंड ऑल, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए मुझे इतना सेंसिबल लग नहीं रहा है, तो 2 टाइप्स के ऊपर अपने डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको आप जाने दोगे तो चलेगा। ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद और थियरी में कुछ नहीं, फिर सम स्टार्ट हो रहे हैं और सम्स में अपन ने सारे कंप्लीट कर ही लिए थे मेरे हिसाब से, इसमें सम्स कोई बाकी नहीं थे। चैप्टर आपका यहाँ पे पैकअप है, कैपिटल बजटिंग में जितना करवाना था हो चुका है, इतना ही आप रिवाइज कर लो सारी मेथड्स एक बार, और कोई अगर डाउट आता है, कोई मेथड भूल गए, ऐसा कुछ भी है तो आप बता देना, एक बार वापस से अपने डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेरी तरफ से मैंने सारे मेथड्स आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिए, क्लियर। अब वो एमसीक्यू वाले आपके क्वेश्चंस अगर बाकी हो उसको कंप्लीट कर लेना, तो मैं एडवांस में आपको अपडेट करवा दूंगा। डाउट सॉल्विंग जो भी होगा एक सेशन में अपने करके उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। बस तो इसमें इतना ही आज के लिए पैकअप करता है, मोर देन इनफ।